से थोड़ा सा सहमत नहीं। दिनेश जी। जी। बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही आपने। और हमारा ये डिस्कशन करने का मकसद ही ये है कि अलग अलग किस्म के व्यू पॉइंट्स निकल कर आए। लेकिन भारत में एक ऐसा वर्ग है इस समय जो बहुत सारा बॉलीवुड का फातिया पढ़ने के चक्कर में है। वो फिल्म को फ्लॉप करवाना चाहते हैं। ये पहले भारत में कभी होता नहीं था कि इसका बायकॉट करो, बायकॉट बॉलीवुड, बायकॉट शाहरुख, बायकॉट, ये बायकॉट वाली चीजें नहीं हुआ करती थी। यही तो हमारी सॉफ्ट पावर है। और इसी सॉफ्ट पावर ने भारत को विदेशों में एस्टेब्लिश किया है। और अभी नाटू नाटू फिल्म भी आई है, अपना गाना आया है जिसको ऑस्कर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो जो हमें प्रतिष्ठा दिलाता है उसी का ही हम विनाश करने पे तुले हुए हैं। मैं आऊंगा जिगर भाई आपके पास। जिगर भाई, ये जो सॉफ्ट पावर है बहुत स्ट्रांग होती है। यही चेहरा दुनिया के सामने आज तक रहा है भारत का। भारत की पहचान ही भारतीय फिल्मों से रही हो। उसमें हिंदी फिल्में भी हैं, रीजनल फिल्में भी हैं। इन्होंने ही भारत का परचम लहराया है देखा जाए तो। भारतीय संगीत, भारतीय फिल्में, या अब थोड़ा बहुत भारतीय क्रिकेट जो है बाहर तक जाता है, लेकिन फिल्में ज्यादा प्रभाव डालती है बाहर जाकर। लेकिन जिस ढंग से फातिया पढ़ा जाता है, फिल्मों को बायकॉट किया जाता है, कम से कम यहाँ पर लोग वापिस आते हैं, एक जवाब तो देते हैं। हम उसको ठीक है राजनीतिक रंग से ना भी देखना चाहें, तो भी कम से कम इतनी बड़ी संख्या में लोगों का थिएटर में वापिस आना, शाहरुख खान के लिए उसकी जो मोहब्बत है, और वो सारे वर्ग जो बायकॉट शाहरुख खान का इस समय नारा दे रहे थे, कम से कम उनके चेहरे पर तो एक थप्पड़ है ही देखा जाए तो। जिगर भाई। जी सर। देखिए, इसको मैं बहुत अलग अलग काफी परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम जब भी ऐसी कोई बात करते हैं, जो फिल्म बॉयकॉट की बात आती है और उसके बाद पूरी संस्कृति की बात निकलती है, अलग अलग धर्मों की बात निकलती है। भारतवर्ष हमेशा एक ऐसा देश रहा है जहां हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। मतलब पूरा विश्व हमारा जिसे कहते हैं एक परिवार है, उसी तरीके से हमेशा एक बहुत ही उच्च विचार वाली विचार सरणी हमेशा रही है। और ये विचार जो पूरे हमेशा फैले हैं हजारों वर्षों से, उसमें ये डेफिनेटली बात है कि कहीं ना कहीं अभी कोई ना कोई कट्टर वाले विचारधारा वाले लोग भी आ चुके हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। पर मेरे ख्याल से ये फिल्म सिर्फ एक जरिया है उस तरीके की जो भावना है। मेरे ख्याल से मुझे ये लग रहा है, आप अगर इसको थोड़ा और फिल्म से ज्यादा ऊपर उठकर देखें तो मुझे ये दिख रहा है कि आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ले लीजिए। उसको जब भी बैन कोई भी चीज की जाती है तो वो बहुत ज्यादा उछल के बाहर आती है। हमेशा एक टेंडेंसी होती है, हम बच्चे को मना कर दे कि ये मत करो तो वो ज्यादा करता है। तो इस तरीके से वो उनका जो लक्ष्य होता है कि ये बैन करने के बाद या बावजूद भी वो चीज ज्यादा फैले। इसमें भी सेम मेरे ख्याल से बिल्कुल जैसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी जैसा फिल्म के साथ भी हुआ। जो भी हिंदू संगठन थे उन्होंने, या जो नरोत्तम मिश्रा जी ने या साध्वी मेरे ख्याल से एक कोई और है, उन्होंने, इन सब ने बहुत सारी नेगेटिव बातें फैलाई। और लोगों के अंदर शायद इस बात का और ज्यादा पब्लिसिटी हो गई और लोग फिल्म देखने चले गए। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये शायद हमारी जो साइकोलॉजी है आम इंसान की, उसको बिल्कुल अब मेरे ख्याल से ना ये लोग हमारी पल्स पकड़ चुके हैं। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि ये सारे अगर नेता है या अभिनेता है, वो जानते हैं कि फिल्म को हिट कराने के लिए या फिर उनका कोई नैरेटिव है उसको डालने के लिए, या कोई प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, या फिर कोई जिसे कहते हैं परसेप्शन क्रिएट करने के लिए, उन्हें पता है कि कौन सी तरीके के जो विचार है वो लोगों के मन में डाले जाने चाहिए। और उसी विचार को डालकर ही आप देखिए, पूरी अब सिस्टम देखे तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, फिर बैन हो जाती है। उसके पहले साध्वी प्रज्ञा जी के वो चाकू वाले जो हथियार वाले कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आता है। उसके बाद देखिए ओवैसी जी का कुछ स्टेटमेंट आता है। उसके बाद शायद बिहार में आरजेडी के कोई माइनॉरिटी नेता है, वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हमारे साथ अत्याचार हुआ तो हम यहाँ करबला बना देंगे। और उसके बाद हिंदू नेताओं के द्वारा कुछ ना कुछ सामने स्टेटमेंट आता है। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट आता है, जिसमें दलितों के लिए कुछ बातें की गई है, जब मुलायम सिंह यादव को ये भारत रत्न नहीं सिर्फ पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। और साथ साथ में आप ये फिल्म की क्रोनोलॉजी का पूरा देखिए तो आपको ये साफ साफ दिख जाएगा कि आमने सामने एक होड़ लगी है, नेता अभिनेता सब मिलकर। इसमें ये पल्स पकड़ चुके हैं हम लोगों की। और शायद इसको मैं बिल्कुल राजनीति से इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा एक जिसे कहते हैं ना परसेप्शन क्रिएट करना है, या फिर आप एक उसको मैं एक बहुत अलग वर्ड में देखता हूँ। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब इलेक्शन के 400 दिन बाकी है। तो 400 दिन का मतलब क्या, शायद वो एक हिंट था कि इस बार उन्हें 400 या उससे ज्यादा सीट चाहिए।
तो ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की जो पूरी बात है, वो मेरे ख्याल से हमारे समाज में जबरदस्त तरीके से आ रही है और लोग जाने अनजाने उस बात के अंदर चले जा रहे हैं। अपनी साइकोलॉजी को यूज करके वो लोग अपनी रणनीति सेट कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ फिल्म का मामला नहीं है, दे नोज हाउ टू डील विद द कॉमन पीपल, how to deal with their mind and how to indulge anything in their subconscious mind। ये कैसे डालना है वो अब उन्हें एक फॉर्मूला पता चल गया और इसी फॉर्मूले की वजह से बाकी आप देखिए भारतवर्ष में उदार मतदार जो लोग हैं, उदार मतवादी लोग जो है वो बहुत भारी संख्या में, उसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कोई भी धर्म मजहब के लोग हो। पर जो कट्टरपंथी है वो दोनों तरफ के या कोई भी संप्रदाय या कोई भी धर्म के लोग है, वो सिर्फ 5 या 10% आपको मिलेंगे। फिर भी हावी वो ही लोग रहते हैं, आम लोग नहीं रहते। अब यही जो चक्कर है वो मेरे ख्याल से हमेशा हम देखते हैं कि जो सारे मेन मुद्दे हैं, चाहे रोजगारी हो या शिक्षा हो या फिर आरोग्य की बात हो या फिर अभी जो ये हिडेनबर्ग का जो एक रिपोर्ट आया है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए, तो उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में आप देखिए, आज मेरे ख्याल से आज सिंगल डे में तकरीबन 3 लाख या 3.5 लाख करोड़ रुपए का वो सारे आम लोगों का नुकसान हो चुका है। ऐसी सारी बातें, पर ये बातों पे सेंसेक्स गिरा है शायद आज। बिल्कुल, आज 1000 पॉइंट गिरा है सर। तो ये सारी बातें हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती। मेन स्ट्रीम मीडिया आप देखिए, इसके अंदर एक कड़ी जोड़ दूं, जो हिंदूवादी संगठनों के द्वारा चलाई गई, वो है जो बीच में बहुत चला पिछले 1 हफ्ते 10 दिन, वो बागेश्वर धाम वाला मुद्दा। तो बागेश्वर धाम वाला जो मुद्दा चला वो भी इसी कड़ी का एक रूप है, मुझे दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये है ना, एक बिल्कुल मिली-जुली सरकार जैसा मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से लोग इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, इस तरीके से नैरेशन बिल्डिंग करते हैं ताकि लोगों के मन में उनके धर्म या संप्रदाय के प्रति एकदम जुनून पैदा हो और उसी तरीके से वोटिंग पैटर्न में वो रिफ्लेक्ट हो। इसका ना मुझे लगता है फिल्म की सक्सेस से कोई लेना देना है, ना और कोई मेरे ख्याल से ये सीधा-सीधा मतलब है कि पॉलिटिकल सक्सेस किस तरीके से मिलनी चाहिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को, और अभिनेता के लिए ये बात है कि उनकी फिल्म को कितनी सक्सेस मिलनी चाहिए। तो दे नोज द फॉर्मूला। तो मैं बिल्कुल इसी टर्म पे सोच रहा हूँ कि ये हमारी पल्स जान चुके हैं और मुझे लगता है ये शायद थोड़ा-सा खतरनाक है, क्योंकि इस तरीके से हमेशा अगर हम धार्मिक एक्सट्रीमिज्म पर चले जाएंगे तो धीरे-धीरे ये चीज़ और बढ़ती जाएगी और जैसे-जैसे ये चीज़ बढ़ेगी तो मेरे ख्याल से जो सौहार्दपूर्ण वातावरण हमें चाहिए पूरे समाज में, वो शायद नहीं होगा। हम आमने-सामने लोगों से मिलते हुए भी कतराएंगे या